रॉकेट्स इंजीनियरिंग का वो करिश्मा है जिसकी वजह से हम लोग स्पेस में ट्रैवल कर पा रहे हैं और ऑर्बिट कर रहे हैं पिछले कई दशकों से। मगर हालांकि रॉकेट्स एक्सट्रीमली कूल होते हैं, मगर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बनाने में और बहुत ज़्यादा रिस्क लेके आते हैं हर फ्लाइट के दौरान। इन कॉन्ट्रास्ट हमारे पास दूसरे फ्लाइंग मास्टरपीस है हमारे जो है एयरप्लेन। ना कि सिर्फ एयरप्लेन्स भी उड़ सकते हैं, मगर वो एस्ट्रोनॉमिकली सस्ते भी पड़ते हैं और ज़्यादा रिलायबल होते हैं रॉकेट से। इनफैक्ट जो एनुअल रिस्क है एक अमेरिकन का एक एयरप्लेन क्रैश में मारे जाने का, वो सिर्फ एक है 11 मिलियन में। इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए नासा एस्टिमेट करता है कि यहाँ पे एक चांस होता है 276 में से कि एक फैल्कन 9 का डिजास्टर हो जाए जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। जिसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल रॉकेट्स भी जो है वो भी 40,000 गुना ज़्यादा रिस्की है एक आपके आम प्लेन से। मगर अगर यहाँ पे सच बात करें तो मुझे पता है कि जो दिमागदार लोग हैं जो कि स्पेस एजेंसीज में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने पहले इस चीज़ को सोचा है। तो आखिरकार प्लेन जो है स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिजिक्स कैसी होती है एयरप्लेन्स के पीछे और वो कैसे उड़ते हैं। सबसे पहले तो ऐसा लग सकता है कि जो पावरफुल इंजन्स होते हैं प्लेन में वही सारा काम कर रहे हैं और हमें हवा में उड़ाते हैं, मगर एक्चुअली में ये सच बात नहीं है। इनफैक्ट जो इंजन्स है एयरप्लेन्स के वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं इन कंपेरिजन टू द मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है प्लेन की। जो रेशो होता है जो कि एयरप्लेन्स के इंजन जनरेट करते हैं और जो दूसरा रेशो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि प्लेन को नीचे खींचता है, उसे कहा जाता है थ्रस्ट टू वेट रेशो। और आप ये सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि कितना कम होते हैं ये रेशियोज। जो बोइंग 7478 है उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है 0.269 का है, और जो लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है एयरबस A380 उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है 0.227 है। और ये जो थ्रस्ट टू वेट रेशियोज हैं ज़्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के वो 0.2 से 0.35 के बीच में होते हैं। इवन जो कॉनकॉर्ड है जो कि सुपरसोनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.372 का है। मगर एक एयरप्लेन इंजन जो है वो अगर इतने सी थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं कि 3/5 एक प्लेन का मैक्सिमम वेट उठा सके, तो किस तरह से प्लेन जो है एल्टीट्यूड गेन करता है? यहाँ पे एक्सट्रीमली क्लेवर इंजीनियरिंग काम आती है। इसकी वजह से पंखों का इस्तेमाल आता है। जो अंडर साइड है कि एयरप्लेन के विंग्स की वो फ्लैट होती है, वहीं पे जो ऊपर की साइड होती है एयरप्लेन्स के विंग की वो राउंडेड होती है। जो प्लेन के पंख में ऊपर की तरफ हवा बह रही है वो उसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है बजाय इसके कि जितने वो नीचे से तय करे, जिसकी वजह से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है हालांकि दोनों साइडों पे बराबर है, मगर जो ऊपर वाली साइड की हवा है वो लार्जर एरिया में स्प्रेड हो रही है बजाय उसके कि नीचे वाले एरिया के। इसी वजह से जो डिफरेंस है उसकी वजह से ऊपर के साइड में कम प्रेशर होता है और नीचे के साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है पंख के। और क्योंकि पार्टिकल्स नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं, जो विंग है नेचुरली वो ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश करता है, इस फोर्स को लिफ्ट कहा जाता है। और अगर हम लार्ज इनफ प्रेशर बनाते हैं जो कि डिफरेंस है दोनों साइड ऑफ द विंग्स में ज़्यादा हो, तो जो जनरेटेड लिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कि प्लेन को नीचे खींच रहा है। और यही सीक्रेट है किस तरह से एयरप्लेन्स एक्चुअली में एल्टीट्यूड गेन करते हैं। और पिछले कई दशकों से इंजीनियर्स ने बेसिकली परफेक्ट कर लिया हर कंपोनेंट को प्लेन को, चाहे वो बेंडिंग हो टिप्स के विंग्स की या फिर यूटिलाइज करना हो फ्लैप्स की। और ये सारे एफर्ट्स की वजह से एक ही चीज़ को दिमाग में रख के करी गई है, मैक्सिमाइज करना लिफ्ट को और मिनिमाइज करना फ्यूल कंजम्पशन को। और हालांकि एयरप्लेन्स इसकी वजह से इंसेनली इफिशिएंट तो बन चुके हैं, मगर इसकी वजह से एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है वो एयर पे। बिना हवा के ज़्यादातर जो हमारे प्लेन्स है वो ज़मीन को भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगा अगर हम ज़्यादा पावरफुल इंजन्स लगा हमारे प्लेन्स में और जो प्लेन्स हैं उन्हें छोटा बनाया जाए? और अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशो को एक से ज़्यादा तक ले जा सकते हैं तो एयरप्लेन्स जो है उन्हें एल्टीट्यूड गेन करने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? हालांकि ये सच है, मगर एक्चुअली बंच ऑफ फाइटर जेट जो है वो भी ये कर सकते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशो जिनका एक से ज़्यादा है। F-15 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका रेशियो 1.04 और F-22 का रेशियो 1.09 है, जो कि बढ़ाया जा सकता है 1.26 तक, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल और पेलोड के साथ। मगर इसी की वजह से जो जेट्स है वर्टिकल टेक ऑफ्स, लूप्स, बैरल रोल्स और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। मगर क्योंकि सिर्फ इनके जो है जेट्स डिपेंडेंट नहीं है लिफ्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में डिपेंडेंट नहीं है। और ये मुझे मेरे फंडामेंटल डिफरेंस पे लेके आता है रॉकेट इंजन्स और जेट इंजन्स के बीच में। दोनों ही इंजन्स कंबशन और न्यूटन के तीसरे लॉ का इस्तेमाल करते हैं थर्स्ट को बनाने के लिए। मगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जेट इंजन जो है उसके पास दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट होता है, वहीं पे रॉकेट इंजन्स के पास सिर्फ एग्जॉस्ट होता है। जो जेट इंजन्स है उनका इनटेक होता है क्योंकि वो रिलाय करते हैं ऑक्सीजन पे और जो एयर होती है उस पर कंबशन के लिए। और बिना स्टेडी इनटेक के ऑक्सीजन की कंबशन जो है वो हो नहीं सकता और जेट इंजन जो है वो काम नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि रॉकेट इंजन किसी तरह से अच्छा है, रॉकेट इंजन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए। इसी वजह से हमारे पास सॉलिड और लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं। एक सॉलिड रॉकेट फ्यूल में जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है वो मिक्स किया जाता है साथ में, जिसकी वजह से केमिकल जो है वो जलाए जाते हैं इंजन से और वो केमिकल यूज होता है फ्लाइट के दौरान। और लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स के साथ जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स है वो एक्चुअली अलग स्टोर किए जाते हैं और जो इंजन है दोनों को कंबाइन करते हैं कंबशन के दौरान। मगर कैसा भी हो, जेट और रॉकेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, और क्योंकि जेट्स ऑक्सीजन कैरी नहीं करते उनके साथ वो फ्लाई नहीं कर सकते स्पेस में। जो बॉटम लाइन है बेसिकली
क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता स्पेस में। प्लेन्स को एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है लिफ्ट जनरेट करने के लिए, और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है एटमॉस्फेयर में इंजन्स को चलाने के लिए। अगर एटमॉस्फेयर पतला नहीं होता स्पेस पे जाते टाइम तो प्लेन जो है थियोरेटिकली फ्लाई कर सकते थे सोलर सिस्टम में कहीं भी, मगर ये थोड़ी स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता। मगर ये क्योंकि केस नहीं है, एयरप्लेन्स की सर्विस सीलिंग है जो कि जनरली 42 से 43 हज़ार फीट पर होती है। मगर क्या होगा अगर हम रॉकेट इंजन्स को एयरप्लेन्स पे जोड़ दें, और जब तक कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ज़्यादा होगा जो एयरक्राफ्ट है वो डिपेंडेंट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। लोगों के पास ये आइडिया 100 सालों से पहले से आ चुका है इस पॉइंट पे। जो पहला रॉकेट पावर्ड फ्लाइट है वो अर्ली 1900s में शुरू की गई थी। 1928 में एक जर्मन प्लेन जिसका नाम था लिपिश एंटे वो पहला एयरक्राफ्ट बना जो रॉकेट पावर से उड़ा, और कुछ सालों बाद ही 1931 में एक इटालियन एविएटर जिसका नाम था एटोरी कैटनियो ने पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट प्लेन बनाया। और हमने कई सारे रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर 2 में देखे, मगर ये कोल्ड वॉर तक नहीं था जब तक हमने एक्स टेक्नोलॉजी को स्पेस में जाने के लिए यूज़ होते हुए नहीं देखा। जो मोस्ट नोटेबल स्पेस प्लेन अटेम्प्ट है वो हमेशा का वो नॉर्थ अमेरिकन X-15 है। जो X-15 है वो प्रपोज किया गया था दिसंबर 1954 में, जो जिससे पहले की नासा भी नहीं बना था। और जो प्लेन है वो नॉर्थ अमेरिकन एविएशन और रिएक्शन मोटर्स के द्वारा बनाया गया था। प्लान ये था कि उस X-15 को मदरशिप में लेके जाए B-52 पे एल्टीट्यूड ऑफ 8.5 माइल्स पे 500 माइल्स की पर आवर की स्पीड में, और इस पॉइंट पे जो B-52 है वो रिलीज कर देता X-15 को, और जो X-15 है वो 2 लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हुए जितना ऊंचा हो सके उतना उड़ जाता। फॉर्चुनेटली X-15 जो है एक्चुअली पास द कॉन्सेप्ट बोर्ड हो पाया, और जो पहला रॉकेट पावर फ्लाइट थी वो सितंबर 17, 1959 को हुई। अगले दशक में X-15 के अलग अलग वर्जन्स आए जो कि 199 बार उड़ाए गए। फन फैक्ट, जो एक पायलट थे X-15 के वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनमें से एक थे। एनीवेज 1963 में पायलट जो वॉल्कर ने सक्सेसफुली उड़ाया प्लेन को 100 किलोमीटर से ऊपर के एल्टीट्यूड में। इसका मतलब ये है कि X-15 ऑफिशियली स्पेस में पहुंच सकता था, मगर टेक्निकली स्पेस में पहुंचने के अलावा जो X-15 है वो एक्चुअली कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं कर पाया स्पेस पे। वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाता था और किसी भी तरह से एस्केप वेलोसिटी पे नहीं पहुंच सकता था मार्क 33 की। मगर नॉनदलेस जो प्लेन है वो एक्सट्रीमली इंप्रेसिव था, क्योंकि वो मार्क 6 या फिर 4000 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकता था, और ग्रेट फर्स्ट स्टेप था डेवलप करने का प्लेन का जो कि स्पेस में ट्रैवल कर सके। और X-15 के प्रोग्राम को जब वो बंद हुआ, नासा ने डिसाइड किया कि बेसिकली डेवलप करेंगे एक हाइब्रिड स्पेस प्लेन को जो कि था स्पेस शटल। जो आइडिया था उसमें उसे रॉकेट की तरह लॉन्च करना था और लैंड करना था प्लेन की तरह। मगर जब नासा को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए जब बात आई है स्पेस प्लेन्स की, और वो एक्सेसिव हीट थी जो कि क्योंकि X-15 एक्सट्रीमली फास्ट एयरक्राफ्ट था, वो सिर्फ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ एस्केप वेलोसिटी पे पहुंच पाया था। और एयरक्राफ्ट को और स्पीड करना एस्केप कराने के लिए वेलोसिटी के लिए एक्सट्रीमली हार्ड था, मगर वो मेन ऑब्स्टिकल नहीं था। उसके साथ मेन प्रॉब्लम ये थी कि, और अब भी है कि वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है जनरेटेड हीट को है मैनेज करना। मगर एक मिनट यार, हमारे पास रॉकेट्स है जो कि X-15 से भी काफ़ी तेज़ उड़ते हैं, तो किस तरह से वो हैंडल कर लेते हैं हीट को? वेल, उसका रीज़न ये है कि रॉकेट्स जो है वर्टिकली लॉन्च होते हैं एटलीस्ट स्टार्ट में, तो और जो आइडिया है रॉकेट को हाईएस्ट हाई पहुंचाने का इससे पहले कि वो एक्सट्रीम वेलोसिटीज़ पे पहुंचे। इन हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेयर और ज़्यादा पतला होता है जो कि हेवीली रिड्यूस करता है जनरेटेड हीट को। जो ईजी सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का वो था कि स्पेस प्लेन्स को वर्टिकली लॉन्च किया जाए, और बेसिकली नासा ने यही किया स्पेस शटल के साथ। और इस पॉइंट पे वो ज़्यादा एक रॉकेट था बजाय कि एक स्पेस प्लेन। मगर ये करने के बाद भी नासा को मेजर हीट प्रॉब्लम आए जब बात आई री एंट्री की। जो स्पेस शटल के अंडर साइड है उसके 20,548 हीट शील्ड टाइल्स है, जिसमें हर टाइल को इंस्पेक्ट किया जाना पड़ता था हर बार हर फ्लाइट के दौरान। और जो एक छोटा सा भी अमाउंट ऑफ डैमेज है हीट शील्ड को, वो बहुत खतरनाक तरीके का रिजल्ट दिखा सकता था, जैसा कि हमने कोलंबिया के साथ देखा। सो ट्रूथफुली नासा को कभी भी एफिशिएंट वे नहीं मिला स्पेस शटल को वापस उड़ाने के लिए, और सबसे बड़ा डाउनफॉल यही था स्पेस शटल का। और इसे कंसिडर करते हुए नासा कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए था स्पेस प्लेन बनाने के लिए जब तक कि उन्हें मोर एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता स्पेस शटल के लिए। मगर फिर भी नासा ने काम करना शुरू किया सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट स्पेस प्लेन जिसका नाम था X-30 में 1980s में। और जो प्लेन था वो स्लेटेड किया गया था कि टॉप स्पीड मैक 25 तक पहुंचे, और ऐसा लग रहा था कि प्लेन जो है स्ट्रेट ऑफ द मूवी लगे। मगर ये मेजर रेड फ्लैग दिख जाता तभी जब, क्योंकि वो प्लेन ओवर एम्बिशियस था पहले से ही। अकॉर्डिंग टू नासा इंजीनियर आइवन बैकी, जो X-30 था वो द बिगेस्ट स्विंडल एवर टू बी फॉस्टेड ऑन द कंट्री था, और वो वॉज फुल ऑफ डेबिशियस एरोडायनेमिक क्लेम्स एंड इंजन परफॉर्मेंस क्लेम्स एंड थर्मल क्लेम्स था। बेसिकली नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी प्लेन को रियलिटी बनाने के लिए, और जो 1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी प्रोजेक्ट में वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गई थी। नासा ने X-30 को गिव अप नहीं किया था, आगे जाके उन्होंने X-43 पे काम करना शुरू किया जो इसने प्रोडक्शन को हिट किया, और वो अचीव कर चुका था टॉप स्पीड ऑफ मैक 9.6 की। मगर वो भी तब नहीं था कि ऑर्बिट छोड़ सके स्पेस प्लेन से। और इन द मीन टाइम जो ओवर आर्किंग स्पेस कम्युनिटी थी वो एक ब्रॉड कंक्लूजन पे आ चुकी थी।
ये पॉइंट क्या होगा इस चीज़ को सॉल्व करने का, जो कि इम्पॉसिबल है हीट प्रॉब्लम को स्पेस प्लेन के साथ, जबकि हम ट्रेडिशनल रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे किससे फ़र्क पड़ता है कि व्हीकल वर्टिकली लॉन्च हो रहा है हॉरिजॉन्टली, जो डेस्टिनेशन है वही रियली मैटर करती है। हालांकि ये सुपर कूल होता प्लेन को स्पेस में उड़ाने के लिए, मगर ये किसी भी तरह का एडिशनल बेनिफिट नहीं लाता। ओरिजिनली बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा था कि स्पेस प्लेन जो है वो रीयूजेबिलिटी में अच्छे होंगे और चीप लॉन्च कॉस्ट को लाएंगे, मगर स्पेस एक्स इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि वो ट्रेडिशनल रॉकेट से भी किए जा सकते हैं। ये चीज़ें जो एक्साइटमेंट है स्पेस प्लेन्स के आसपास वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मे भी आज के 100 सालों बाद जब हम मास्टर कर चुके होंगे ट्रेडिशनल रॉकेट्स को, हम स्पेस प्लेन्स को कम बैक मारता हुआ देखेंगे, मगर इन द मीन टाइम इसमें कोई भी सेंस नहीं बनाता कि लड़ाई करें हम लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ, जबकि आप वर्टिकली लॉन्च कर सकते हो। क्या आप लोग स्पेस प्लेन में राइड करना पसंद करोगे या फिर ट्रेडिशनल रॉकेट में? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे से एक्सप्लेन किया फिजिकल लिमिटेशन को स्पेस प्लेन्स की, और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।